नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए थर्ड ईयर अर्थशास्त्र विषय का जो फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि आर्थिक सिद्धांत के फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ विषय सामग्री और महत्व, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा इस बात को, कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का कार्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। और अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, समष्टि का अर्थ क्या है? समग्र या व्यापक, संपूर्ण। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, विनियोग आदि। इसमें आर्थिक विकास और आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे विषय भी आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के आर्थिक व्यवहार का, आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब अगर इसकी विषय सामग्री देखें, इसके सिद्धांत देखें, तो इसके सिद्धांतों को चार भागों में बांटा गया है। पहला सिद्धांत है आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार स्थापित किया जाता है। और इसके दो भागों में बांटा गया है, उपभोग का सिद्धांत और विनियोग का सिद्धांत। उपभोग, किस प्रकार आय और उपभोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किस प्रकार आय के बढ़ने पर उपभोग में परिवर्तन होता है, ये उपभोग सिद्धांत में पढ़ा जाता है। और किस प्रकार मुद्रा या ब्याज की दर के द्वारा विनियोग प्रभावित होता है, ये विनियोग सिद्धांत में पढ़ा जाता है। और इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित है तीसरा, बचत का सिद्धांत। तो उपभोग, विनियोग और बचत, तीनों के सिद्धांतों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत में हम मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति, स्टिगफ्लेशन किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी आती है, महंगाई बढ़ती है, इसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ हम आर्थिक कल्याण के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति के कल्याण का सिद्धांत, वहीं हम यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और नियोजन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था सतत विकास की ओर अग्रसर होती है। और चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण के समष्टिगत सिद्धांत में वहाँ वितरण का व्यक्तिगत सिद्धांत था कि प्रत्येक साधन को क्या प्रतिफल दिया जाता है, यहाँ राष्ट्रीय आय में उन प्रतिफलों का कितना अंश है, इस वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय आय में मजदूरी का अंश कितना है, राष्ट्रीय आय में लाभ का अंश कितना है, राष्ट्रीय आय में ब्याज का अंश कितना है और राष्ट्रीय आय में लगान का अंश कितना है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के वितरण के समष्टिगत सिद्धांत में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो अब देखें कि इसके महत्व क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व है, नंबर 1 कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होता है। ये बात सही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन का योग किया जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का महत्व सबसे पहले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को उपयोगी बनाना है। अगर हम उन इकाइयों को जोड़ करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए परिणाम नहीं निकालेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरा है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। जब सरकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है तो फिर उसके द्वारा सरकार को यह आवश्यकता होती है, सरकार इस प्रकार की नीति का निर्धारण करती है कि किस प्रकार से देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। और तीसरा है वही आर्थिक विकास के निर्धारण में सहायक। आर्थिक नीतियों के द्वारा ही सुनिश्चित आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही संभव है। चौथा है अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली में किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं और साधनों का प्रभाव होता है, आपस में परिवार और फर्म किस प्रकार से साधन और वस्तु सेवाओं के मध्य राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आयात और निर्यात का किस तरह से प्रभाव होता है, ये सभी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। और राष्ट्रव्यापी समस्याओं के समाधान में सहायक, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में किसी देश की महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे बेरोजगारी, महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति, मंदी, विदेश में व्यापार चक्र, तेजी मंदी, ये जो आ जाते हैं, इन सब का निराकरण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन भी
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को समझने के लिए आवश्यक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सरकार आर्थिक विकास करती है उसको समझने के लिए आवश्यक है, किस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्य को उनके कार्यों का उनका क्या महत्व है, इसको समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत उपयोगी है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। सबसे पहली सीमा तो ये है कि ये जो अर्थव्यवस्था में परिणाम जोड़ करके परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्ति की इकाइयों का योग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का योग समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की इकाइयों के उत्पादन को, व्यक्तिगत इकाइयों की लागतों को, व्यक्तिगत इकाइयों के वितरण को, व्यक्तिगत इकाइयों के आयों को जोड़ करके जब इसके परिणाम निकालते हैं तो बहुत अधिक बड़े विशाल इकाइयाँ बन जाती हैं और उनको जोड़ करके परिणाम निकालना बड़ा जटिल काम हो जाता है। अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत ही पेचीदगी भरा काम, कैलकुलेटिंग का काम हो जाता है। और फिर अगर इस तरह की इकाइयों को जोड़ करके परिणाम निकालेंगे तो भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय रहता है, भ्रम रहता है परिणामों में सत्यता है अथवा नहीं। और इकाइयाँ इतनी अधिक विशाल हो जाती हैं कि उनको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में भी बहुत अधिक कठिनाई की आवश्यकता महसूस होती है कि किस प्रकार से इनको परिवर्तित किया जाए। लेकिन फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, वहीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और वहाँ आर्थिक कल्याण का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार दोनों का अध्ययन आपस में एक दूसरे पर निर्भर रह करके, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इनको आपस में साथ साथ अध्ययन करके ही संपूर्ण अर्थशास्त्र को समझना आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका सेकंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर लेसन में देखेंगे। थैंक यू।